नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले एक नजर सुबह की सुर्खियों पर। अटल जन्मशती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खजुराहो में केन बेतवा लिंक परियोजना का करेंगे शिलान्यास। अटल जी पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी करेंगे जारी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आज मनाया जा रहा है सुशासन दिवस। प्रशासन गांव की ओर थीम के साथ मनाया जा रहा है सुशासन दिवस। देश भर में होंगे कई कार्यक्रम। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 26 उम्मीदवारों की दूसरी सूची की जारी। जदयू ने कहा एनडीए मिलकर लड़ेगी दिल्ली का चुनाव। देश के उत्तरी हिस्से में बूंदाबांदी से तापमान में भारी गिरावट। कश्मीर और हिमाचल में बर्फबारी के चलते शीतलहर का अलर्ट। आज भी बूंदाबांदी और बारिश की है संभावना। देश और दुनिया भर में क्रिसमस की धूम। वेटिकन के साथ साथ चर्च में विशेष प्रार्थना का आयोजन। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने दी शुभकामनाएं। तो आपको बता दें कि आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती है और इस अवसर पर पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। इस दिन को देश भर में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में जन्मे अटल जी का राजनीतिक सफर कैसा रहा, आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। इतिहास के एक लंबे कालखंड को खुद में समेटे अटल बिहारी वाजपेयी का सफर कई मायने में ऐतिहासिक रहा। ये सफर शुरू हुआ 25 दिसंबर 1924 को, जब वे ग्वालियर में पैदा हुए। उन्होंने अपने सियासी सफर की शुरुआत आज़ादी की लड़ाई से की थी और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जेल भी गए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के काफी करीब होने के कारण अटल जी ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत जनसंघ से की और जनसंघ के टिकट पर ही पहला चुनाव 1957 में बलरामपुर से जीता। उनकी हाजिर जवाबी और वाणी की ओज पूरे दम खम के साथ संसद में गूंजी। हम लोकतंत्र की इस विशेषता को वर्धमान करने के लिए कटिबद्ध हैं। अटल जी 1977 से 1979 तक मोरारजी देसाई की सरकार में विदेश मंत्री भी रहे। बतौर विदेश मंत्री अक्टूबर 1977 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में बोलते हुए अटल जी ने भारत के वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को पूरी दृढ़ता के साथ रखा। वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना बहुत पुरानी है। भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है कि सारा संसार एक परिवार है। उनके जीवन का असली मोड़ आया साल 1980 में, जब भारतीय जनसंघ पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बीजेपी की नींव रखी। यहां से अटल जी को एक नई सियासी रफ्तार मिली, जिसकी पहली धमक 1996 के लोकसभा चुनाव में दिखाई दी। करीब 4 दशकों तक विपक्ष में रहने और जमीन पर कड़ी मेहनत करने के बाद वो पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने। हालांकि उनका पहला कार्यकाल महज 13 दिन ही चल सका, लेकिन सरकार छोड़ते वक्त उनका दिया गया भाषण इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। जनता ने 2 साल के भीतर ही वाजपेयी के हाथ में एक बार फिर से देश की बागडोर सौंपी और 1998 में उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की सरकार बनी। प्रधानमंत्री के रूप में उनका दूसरा कार्यकाल कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. भारत पाकिस्तान पड़ोसी, साथ साथ रहना है। 3 बार लड़ चुके लड़ाई, कितना महंगा सौदा। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं।
वाजपेयी 1999 से 2004 तक देश के प्रधानमंत्री रहे और केंद्र में पहली बार किसी गैर कांग्रेसी सरकार ने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। राजनीति अगर उनके व्यक्तित्व का एक पहलू था, तो साहित्य और कविता से प्रेम दूसरा पहलू। मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं। 2015 में भारत रत्न से सम्मानित अटल जी 16 अगस्त 2018 को इस दुनिया से अलविदा हो गए। भले ही अटल बिहारी वाजपेयी आज हम सबके बीच नहीं हैं, लेकिन उनके शब्द, उनके भाषण, उनके विचार और समाज के लिए किए गए उनके काम हमेशा हमेशा हमारे साथ रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। पीएम खजुराहो में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। इस परियोजना से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सिंचाई की सुविधा मिलेगी, जिससे लाखों किसान परिवारों को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही पीएम मोदी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी करेंगे। वे 1153 अटल ग्राम सुशासन भवनों की आधारशिला भी रखेंगे। ऊर्जा की आत्मनिर्भरता और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में स्थापित ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे। और भारत की स्वतंत्रता में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानी और समाज को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता पंडित मदन मोहन मालवीय की आज जयंती है। आपको दिखाते हैं उनके जीवन काल पर बनी ये खास रिपोर्ट। पंडित मदन मोहन मालवीय स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता, राष्ट्रवादी पत्रकार, वकील और एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के तौर पर विख्यात हैं। उनका जन्म 25 दिसंबर 1861 को प्रयागराज में हुआ। प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा प्रयागराज से ही हुई। मदन मोहन मालवीय ने 1891 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से LLB की पढ़ाई की। समाज के हर क्षेत्र में उनके योगदान कभी भी भुलाए नहीं जा सकते। मदन मोहन मालवीय के अतुलनीय कार्यों के कारण ही महात्मा गांधी ने महामना और डॉक्टर S राधाकृष्णन ने उन्हें कर्मयोगी की उपाधि दी थी। महामना के सामाजिक क्षेत्र में योगदान की बात करें तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काफी काम किया। 1916 के लखनऊ समझौते का विरोध किया, जिसमें मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान था। उन्होंने खिलाफत के मुद्दे पर कांग्रेस का विरोध किया। गंगा नदी पर अंग्रेजों की नीतियों के विरुद्ध 1905 में गंगा महासभा की स्थापना की। 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही शिक्षा को समृद्ध बनाने के लिए 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। उन्हें हरिद्वार में हर की पौड़ी पर आरती की परंपरा शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। मदन मोहन मालवीय स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ स्वतंत्रता के संघर्ष की प्रेरक शक्ति भी बने, जिन्होंने अपने साहस, विचार और संकल्प के माध्यम से लाखों लोगों को जागरूक किया। मदन मोहन मालवीय असहयोग आंदोलन के महत्वपूर्ण नेताओं में से एक थे। साइमन कमीशन का उन्होंने पुरजोर विरोध किया। वहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल होने के दौरान गिरफ्तार हुए। अपनी कुशाग्र बुद्धि और देश प्रेम का परिचय देते हुए मदन मोहन मालवीय ने चौरी चौरा कांड के दौरान अंग्रेजों द्वारा पकड़े गए 150 से अधिक स्वतंत्रता सेनानियों की पैरवी की और उन्हें सजा मिलने से बचाया। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उन्होंने बेहद महत्वपूर्ण योगदान दिया। मालवीय जी के भाषण से प्रभावित होकर 1886 में राजा रामपाल सिंह ने हिंदुस्तान समाचार पत्र के संपादक पद का प्रस्ताव दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। बतौर पत्रकार पंडित मदन मोहन मालवीय ने इंडियन ओपिनियन का संपादन किया। अभ्युदय नाम से स्वयं का हिंदी साप्ताहिक शुरू किया। अंग्रेजों की प्रेस पर अंकुश लगाने के लिए बनाए गए 1908 के समाचार पत्र अधिनियम और 1910 के भारतीय प्रेस अधिनियम का जमकर विरोध किया। उन्होंने 1909 में द लीडर की शुरुआत की। उन्होंने 1936 में हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र का हिंदी संस्करण भी शुरू किया।
राष्ट्रीय संस्कृति के वाहक और स्वतंत्रता सेनानी मदन मोहन मालवीय का 84 वर्ष की आयु में 12 नवंबर 1986 को प्रयागराज में निधन हो गया। 24 दिसंबर 2014 को उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पंडित मदन मोहन मालवीय एक समर्पित स्वतंत्रता सेनानी और एक उत्कृष्ट इंसान थे। पंडित मदन मोहन मालवीय कई लोगों के प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आपको बता दें कि दिल्ली में आज एनडीए के नेताओं की बैठक होनी है और इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। इन मुद्दों में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विवाद के अलावा वन नेशन वन इलेक्शन पर भी बातचीत हो सकती है। साथ साथ इस बैठक में दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर भी चर्चा हो सकती है। जानकारी के अनुसार बैठक भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर होगी, तो इन बैठक में बेहतर तालमेल पर भी विचार होगा। और दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। पार्टी ने अपनी इस लिस्ट में 26 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। इससे पहले कांग्रेस ने कुल 21 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए थे। कांग्रेस ने अब तक 47 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। तो वहीं जनता दल यूनाइटेड आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव एनडीए के साथ गठबंधन में लड़ेगी। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केजरीवाल सरकार पर पूर्वांचलियों को धोखा देने का आरोप लगाया और विधानसभा चुनाव भाजपा के साथ लड़ने की घोषणा की है। दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी की जागीर नहीं है और जिस भाषा का इस्तेमाल उन्होंने पूर्वांचलियों को अपमानित करने के लिए किया, ये आप लोगों ने देखा। कोरोना काल में सारे पूर्वांचली और बिहार के लोगों को ले जाके नोएडा के बॉर्डर पर छोड़ दिया। हम लोग जब चुनाव लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन होगा। एनडीए में जब गठबंधन होगा और जो सीट फैसला होगा आपको बता दिया जाएगा। लेकिन इतना तय है कि हम लोग चुनाव यहाँ एनडीए गठबंधन से ही लड़ेंगे। दुनिया भर में क्रिसमस का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर देश और दुनिया के चर्चों को सजाया गया है। हर साल 25 दिसंबर के दिन मनाया जाने वाला क्रिसमस ईसाई समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है और इसी क्रम में प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने 550 किलोग्राम चॉकलेट के साथ सांता क्लॉज की विशाल रेत कलाकृति बनाकर देशवासियों को क्रिसमस की बधाई दी है। ओडिशा के पुरी बीच पर चॉकलेट के साथ रेत पर सांता क्लॉज के स्थापना ने एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और देश के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में शामिल पटना यूनिवर्सिटी की तस्वीर अब बदलने वाली है। केंद्र सरकार ने इस विश्वविद्यालय और यहाँ के छात्रों को एक बड़ा तोहफा दिया है। शिक्षा मंत्रालय ने पटना विश्वविद्यालय को पीएम उषा योजना के तहत बड़ी राशि दी है। केंद्र सरकार की पटना यूनिवर्सिटी को बड़ी सौगात। पीएम उषा योजना के तहत 100 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत। पटना विश्वविद्यालय की रैंकिंग, शोध और रिसर्च पेपर प्रकाशन में होगा सुधार। पटना विश्वविद्यालय के पीजी विभाग और कॉलेजों की बदलेगी दशा। शिक्षकों के प्रशिक्षण और रोजगार क्षमता में सुधार को लेकर तैयार होंगे पाठ्यक्रम। पटना यूनिवर्सिटी की तस्वीर अब बदलने वाली है। विश्वविद्यालय में अब सुविधाओं से लेकर शोध तक कई बदलाव देखने को मिलेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने पटना विश्वविद्यालय को पीएम उषा योजना के तहत 100 करोड़ रुपए की राशि को स्वीकृति दी है। पटना यूनिवर्सिटी को इस राशि की जरूरत लंबे समय से थी। इस राशि से पीजी विभाग के साथ साथ कॉलेजों का भी कायाकल्प हो पाएगा। पटना यूनिवर्सिटी के एकेडमिक इन्वायरमेंट के इम्प्रूवमेंट में असर करेगा और रिसर्च इन्वायरमेंट को हम लोग इम्प्रूव कर पाएंगे। इधर पटना यूनिवर्सिटी को NIRF रैंकिंग जो 51 और 100 के बीच में मिला है, उस रैंकिंग में और नैक आने वाले नैक एक्रेडिटेशन में इससे मदद मिलेगा। केंद्र सरकार की तरफ से मिलने वाली 100 करोड़ की राशि से बुनियादी ढांचे, अनुसंधान सुविधाएं
आधुनिक लैब उपकरण, स्मार्ट क्लास समेत अन्य शैक्षणिक कार्यक्रमों को बढ़ाने में सहयोग मिलेगा। इसके साथ ही पटना विश्वविद्यालय की NIRF रैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च पेपर प्रकाशन सहित कई कामों को मजबूती मिलेगी। पटना यूनिवर्सिटी हमेशा से छात्रों के लिए रही है और छात्रों के हित में ही काम करती है। तो अगर ये सैंक्शन हुआ है 100 करोड़, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। एज अ PU स्टूडेंट हम लोगों को बहुत प्राउड फील करना चाहिए। क्लास तो होना ही चाहिए डिपार्टमेंट के अंदर। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत विश्वविद्यालयों को उनकी जरूरतों और योजनाओं के आधार पर अनुदान दिया जाता है। PM उषा योजना के तहत छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और फैकल्टी डेवलपमेंट योजना के तहत यूनिवर्सिटी को फैकल्टी डेवलपमेंट के लिए समर्थन प्रदान किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने अक्टूबर 2023 सितंबर 2024 की संदर्भ अवधि के लिए 2023-24 के लिए असंगठित क्षेत्र के वार्षिक सर्वेक्षण के परिणाम जारी किए हैं। आपको दिखाते हैं इन सर्वेक्षणों पर DD न्यूज की एक खास रिपोर्ट। सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा किए गए साल 2023-24 के गैर पंजीकृत संस्थानों के सर्वे में रोजगार और उत्पादन के मोर्चे पर अच्छी खबर है। अक्टूबर 2023 और सितंबर 2024 के बीच देश में गांवों और कस्बों में काम करने वाले व्यापारिक प्रतिष्ठानों, पार्टनरशिप फर्म्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और सोसाइटीज में काम करने वालों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सर्वे के मुताबिक 2023-24 में प्रतिष्ठानों की कुल संख्या 12.84% की वृद्धि के साथ बढ़कर 7 करोड़ 34 लाख पहुंच गई। इस अवधि के दौरान 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिला और कुल रोजगार 12 करोड़ से ज्यादा रहा, जो 10% की वृद्धि दिखाता है। इसी अवधि में प्रति श्रमिक उत्पादकता भी 5.6% बढ़कर 1.49 लाख रुपए पर पहुंच गई है। नए प्रतिष्ठानों में 27% मैन्युफैक्चरिंग, 31% ट्रेडिंग और 41% सर्विस सेक्टर से हैं। That the number of female-owned proprietary establishments is now more than 26%, and this is also on an increasing trend. In a way, this survey of 23-24 underscores the rationale or the logic or the background as to how the 8.2% GDP growth of FY24 was achieved, because you could see that in the fact that there was good growth in the unincorporated enterprises apart from the formal corporate sector. अच्छी खबर यह भी है कि कामगारों को मिलने वाले पारिश्रमिक बीते साल के मुकाबले 13% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सर्वे में यह भी नजर आया कि बीते साल के दौरान डिजिटल तकनीक का उपयोग करने वाले संस्थानों की संख्या 21% से बढ़कर के 27% पर पहुंच गई है। अजय मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली। और बात करें महाकुंभ की, तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं। प्रयागराज में होने वाले इस महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग कई अनोखी योजनाओं पर काम कर रहा है। महाकुंभ में आने वाले लाखों देशी विदेशी पर्यटकों के लिए टेंट सिटी और होटलों को बेहतर बनाया जा रहा है और इसके अलावा स्थानीय लोगों को होम स्टे के लिए प्रेरित किया जा रहा है। महाकुंभ आस्था और आकर्षण का संगम। महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के आने का अनुमान। सरकार के सामने महाकुंभ में आने वाले लोगों को ठहराने की चुनौती। महाकुंभ में बस रही है लग्जरी टेंट सिटी। कॉटेज में होंगी 5 सितारा होटल की सुविधाएं। महाकुंभ क्षेत्र में टेंट सिटी तैयार की जा रही है। देखने में लगेगा जैसे कोई नया शहर ही बसाया जा रहा हो। इस जगह पर अलग अलग कैटेगरी के टेंट तैयार किए जा रहे हैं। छोटे, बड़े, सामान्य से लेकर 5 स्टार होटल जैसी सुविधा वाले टेंट अब यहां उपलब्ध होंगे। टेंट के अलग अलग साइज से लेकर उनके कलर भी अलग अलग देखने को मिलेंगे। यहां पीने का साफ पानी, शौचालय से लेकर सुरक्षा पर खास ध्यान दिया जा रहा है। मजबूत सुरक्षा व्यवस्था बनाने के लिए पूरे टेंट सिटी को 25 सेक्टर्स में बांटा गया है और हर 2 सेक्टर में अस्थायी पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं। यूपी सरकार ने घरों को होम स्टे में तब्दील कर दिया है। अभी तक 26 घरों को होम स्टे में बदला गया है, जबकि 36 घरों को होम स्टे में बदलने के लिए एप्लीकेशन आए हैं। लोग डिलक्स, सुपर डिलक्स, विलास और दरबारी
कुल मिलाकर के 400 इन्वेंट्री हम लोग श्रद्धालुओं के लिए तैयार कर रहे हैं, जिसमें कि जितनी भी सुविधाएं 2 स्टार होटल की मिलती हैं लगभग उसी प्रकार की इस उसमें जो है आपको सारे कमरों में उपलब्ध रहेंगी। महाकुंभ 2025 के लिए अरेल क्षेत्र में डोम सिटी का निर्माण भी किया जा रहा है। 1400 वर्ग फीट में बनने वाली इस डोम सिटी में 200 लोगों के रहने की सुविधा होगी। परियोजना के प्रमुख वास्तुकार ऐश्वर्या चौधरी ने बताया कि श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए पारंपरिक और सांस्कृतिक पहलुओं को सुनिश्चित किया गया है। हमने ये भी ध्यान रखा है कि महाकुंभ में ज़्यादातर श्रद्धालु ही आते हैं, तो उनकी सुविधाओं के हिसाब से भी लग्जरी तो हो, लेकिन वो जो ट्रेडिशनल और कल्चरल एस्पेक्ट है वो भी इसमें पूरा हो रहा है। महाकुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि ये नागा साधुओं, संतों और आस्था की झलक पाने के लिए आकर्षण का केंद्र भी है। तंबुओं की चमचमाती रोशनी और यहाँ का माहौल इसे एक अद्वितीय अनुभव बनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति 2024 से 30 के तहत राज्य में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाओं की शुरुआत की गई है। राज्य के मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में हुई इन्वेस्टर्स कनेक्ट बीच में निवेशकों से इस सिलसिले में संवाद किया। भविष्य में राज्य में उद्योगपति 15,000 करोड़ रुपए निवेश करेंगे। छत्तीसगढ़ में उद्योगपति करेंगे 15,000 करोड़ रुपए का निवेश। युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के दरवाजे। इन्वेस्टर्स कनेक्ट मीट में मुख्यमंत्री ने निवेशकों से किया संवाद। राज्य की नई औद्योगिक नीति 2024-30 की गिनाई खूबियां। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में आयोजित इन्वेस्टर्स कनेक्ट मीट में देश के प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों से मुलाकात की। सीएम ने उद्योगपतियों को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने राज्य की नई औद्योगिक नीति 2024-30 की जानकारी दी। कार्यक्रम में शामिल हुए प्रमुख उद्योगपतियों से छत्तीसगढ़ सरकार को 15,184 करोड़ के निवेश प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं। छत्तीसगढ़ औद्योगिक जगत के लिए बहुत अनुकूल है, अच्छा वातावरण है। मुख्यमंत्री ने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि छत्तीसगढ़ सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने राज्य में उपलब्ध बेहतर बुनियादी ढांचे, कुशल मानव संसाधन और शांतिपूर्ण माहौल के बारे में विस्तार से बताया। मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि ये इन्वेस्टर्स मीट छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। 98 से ज्यादा गांव को आज हम लोग सरकार की योजनाओं से जोड़ चुके हैं। वहाँ सड़कें बन रही हैं, बिजली पहुँच रही है, घरों में पानी पहुँच रहा है, स्कूल वहाँ पर जो बंद पड़े थे उसको खोल रहे हैं, अस्पताल खोल रहे हैं, वहाँ पर राशन पहुँच रहा है। छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति उद्योगों को कर, भूमि और बिजली में छूट के साथ साथ सिंगल विंडो क्लियरेंस जैसी सुविधाएं देती है। ये नीति न केवल उद्योगों की स्थापना बल्कि रोजगार सृजन पर भी जोर देती है। छत्तीसगढ़ में कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, ऊर्जा, खनन और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। नई औद्योगिक नीति में विशेष सब्सिडी और प्रोत्साहन पैकेज शामिल हैं। बस्तर में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कोर सेक्टर की स्टील इकाइयों और अन्य उद्योगों को बड़ी राहत दी गई है। छत्तीसगढ़ की इस नई नीति का उद्देश्य राज्य को औद्योगिक हब बनाना और स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करना है। इसके साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में निवेश बढ़ाकर राज्य की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया जाएगा, जिससे छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास में एक नई रफ्तार आ सकेगी। सोमेश पटेल, टीडी न्यूज, छत्तीसगढ़। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के शेड्यूल का इंतजार अब खत्म हो चुका है। टूर्नामेंट का आगाज 19 फरवरी से होगा और भारत अपने सभी मुकाबले दुबई में खेलेगा, जबकि पाकिस्तान बाकी देशों की मेजबानी करेगा। भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 20 फरवरी से दुबई में करेगी। तो आपको छोड़े जाते हैं इस रिपोर्ट के साथ। आप ये रिपोर्ट देखिए और हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के शेड्यूल का ऐलान। 19 फरवरी से खेले जाएंगे मुकाबले। हाइब्रिड मॉडल में पाकिस्तान और दुबई में खेला जाएगा टूर्नामेंट। भारत और पाकिस्तान 23 फरवरी को होंगे आमने सामने।
आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल जारी कर दिया है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आगाज 19 फरवरी से होगा। यह टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान के अलावा दुबई में खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में कुल 8 टीमें हिस्सा लेंगी, जिनके बीच कुल 15 मुकाबले खेले जाएंगे। 19 दिनों तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में भारत अपने सभी मुकाबले दुबई में खेलेगा। बाकी मुकाबले पाकिस्तान के रावलपिंडी, लाहौर और कराची में खेले जाएंगे। लाहौर दूसरे सेमीफाइनल की मेजबानी भी करेगा, जबकि भारत के 3 ग्रुप मैच और पहला सेमीफाइनल मुकाबला दुबई में खेला जाएगा। वहीं अगर भारतीय टीम फाइनल में प्रवेश करने में असफल रहती है तो यह मुकाबला 9 मार्च को लाहौर में खेला जाएगा। अगर भारत फाइनल में पहुंचता है तो टूर्नामेंट का निर्णायक मुकाबला दुबई में खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम अपने अभियान का आगाज 20 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ करेगी। इसके बाद भारत 23 फरवरी को अपने दूसरे मैच में पाकिस्तान से भिड़ेगा। अपने तीसरे और आखिरी ग्रुप स्टेज के मुकाबले में भारतीय टीम 2 मार्च को न्यूजीलैंड के सामने होगी। टूर्नामेंट में 2 सेमीफाइनल मुकाबले में से पहला मुकाबला दुबई में 4 मार्च को खेला जाएगा। भारतीय टीम अगर फाइनल में जगह बनाती है तो यह मैच 9 मार्च को दुबई में खेला जाएगा। फाइनल मुकाबले के लिए 10 मार्च को रिजर्व डे रखा गया है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी पाकिस्तान के पास है। हालांकि सुरक्षा संबंधी कारणों से भारत के पाकिस्तान का दौरा नहीं कर पाने की स्थिति में यह टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल में खेला जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज।